कौवा हल्की चाल पर जिसकी वो भी बन जाए थोड़ा देखो ताल टूटे हमारी चाल टूटे तो देखो ताल टूटे हमारी चाल टूटे ताल टूटे अरे काली दालिया बजरिया अच्छे गया चोर हो गया उसका टकरा श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण की जयकार। तुम लोगों का निमसेट 2025 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। और निमसेट 2025 के रिजल्ट को तुमने ऐसा फाड़ा है यकीन नहीं था ये बानर सेना ऐसा फाड़ेगी। ऐसा मतलब अनुमान तो था कि रिजल्ट जैसे कल ही मैं हनुमान चालीसा करा रहा था, तुम लोग को कल ही तो हुआ था। हनुमान जी से आशीर्वाद ले रहे थे कि हे प्रभु बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत उत्तम आया, सब बच्चों ने मेहनत किया, मेहनत सफल हो। मेरे को कल आभास हो गया था, मैंने तुम्हें बोला था कि पर्सनल बात है हनुमान जी और मेरे बीच में है। और मैंने कहा था एकेडमी पे हनुमान जी का आशीर्वाद है, माँ भगवती शारदा का आशीर्वाद है, कभी निराश नहीं करती। और मैंने बोला था उनके मेरे बीच की बात है, रिजल्ट फटेगा, बहुत अच्छा आएगा, बहुत बेहतर आएगा। तुमने और रिजल्ट न सिर्फ तुमने फाड़ा है बल्कि इस लेवल पे फाड़ा है कि जो हिस्ट्री है उसको फिर से तुमने रिपीट कर दिया है। अब ज्यादा सस्पेंस तो देखो अब ज्यादा इंतजार ना करते हुए मैं अब रिजल्ट डिस्प्ले करने जा रहा हूं।
निमसट 2025 रिजल्ट बादशाहत बरकरार है। सबसे बड़ी बात कि ये अपने यहाँ से निमसट 2025 में लगातार 12वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। और लगातार 12वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, मतलब 11 बार तो फर्स्ट रैंक पहले से ही सबको पता था, लेकिन तुम्हारी बैच ने अभी निमसट 2025 में जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई है उसे 12वीं बार फर्स्ट रैंक आने का रिकॉर्ड। तो मैं रिजल्ट एक एक करके बता देता हूं और 12 टाइम्स यार वन निमसट 2025 में पूरा रिजल्ट बता देता हूं कि निमसट आप अपने जो भी तुम्हारे सहपाठी हैं और खासकर जूनियर जो तुम्हारे सीनियर इतने अच्छा ग्रैंड सक्सेस लेके आए हैं, सबसे बड़ी बात ये है सबसे बड़ी बात ये कि ये जो रिजल्ट का जो प्रेडिक्ट किया था, जो एक्सपेक्टेशन था, वो उससे ज्यादा तुमने बढ़कर रिजल्ट लाया है। तो निमसट 2025 के रिजल्ट में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है आर्यन सोलंकी की। बुला रहा हूँ रुक जा, बुलाऊंगा। अब एक एक करके बुला रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखो। एक एक करके सब रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं, एक एक करके सारे रिजल्ट दिखाऊंगा फिर बुलाऊंगा, थोड़ा ध्यान रखो, वेट करो। सबसे बड़ी बात ये कि निमसट 2025 के एग्जाम में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ साथ टॉप 10 में 6 स्टूडेंट अपने यहाँ से है। और सबसे बड़ी बात यह कि सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टूडेंट को मिला के 464 प्लस सिलेक्शन अपनी एकेडमी से है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि निमसट 2025 में बादशाहत बरकरार है और वो तुम्हारी पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिंगल इंस्टीट्यूट भी ऐसा नहीं है निमसट के फील्ड में जहां से एक मिनट बोलने तो दो यार। पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर निमसट के फील्ड में, एमसी के फील्ड में एक सिंगल इंस्टीट्यूट भी ऐसा नहीं है जहां से 2 साल भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लगातार रही हो और अपने यहाँ लगातार 12वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। और लगातार 12वीं बार जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, 12वीं बार जो फर्स्ट रैंक आई निमसट 2025 के एग्जाम में, जो फर्स्ट रैंक आई और जो 12वीं बार फर्स्ट रैंक आने का रिकॉर्ड क्रिएट किया, वो तुम्हारी बानर सेना ने किया है। और इसके साथ ही ऑल इंडिया थर्ड रैंक है अभय शर्मा की। ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक पे राधे मोहन पांडे, राधे मोहन है ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक पे। ऑल इंडिया सिक्स रैंक पे स्नेहा डोंग है। ऑल इंडिया 7 रैंक में हिमांशु है। ऑल इंडिया 9th रैंक पे आर्यन पांडे है। ये आर्यन पांडे ऑनलाइन स्टूडेंट है, इसके लिए भी ताली बजा दो। अब मैं एक एक करके सारे रिजल्ट पहले थोड़ा सा डिस्प्ले कर देता हूं, उसके बाद अब फिर सेलिब्रेशन की शुरुआत होगी। तो
रिजल्ट तो मैं दिखा दिया है, एक बार कंपाइल करके मैं रिजल्ट बता देता हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि निमसेट जो 2025 का जो रिजल्ट आया तुम लोगों ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया। रियलिटी में बोला जाए तो बहुत अच्छा करा। मैं एक बार रिजल्ट वापस से कंपाइल कर देता हूँ कि इसमें ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है आर्यन सोलंकी, अभय शर्मा ऑलरेडी थर्ड रैंक है, राधे मोहन पांडे ऑलरेडी फिफ्थ रैंक है, स्नेहा ऑलरेडी सिक्स रैंक है, हिमांशु ऑलरेडी सेवंथ रैंक है, आर्यन पांडे नाइन्थ रैंक है, अनुराग पटेल 12th रैंक है, अमित राठौर 13th रैंक है, निखिल बैरागी 14th है, हिमांशी चौधरी 18th है, मनु शर्मा 19th है, विठल कुमार तेजरा 22 है, मनीष राठौर 23 है, खुशी गुप्ता 26 है, विवेक हेतवाल 28 है, प्रेम सागर प्रजापति 29 है, ध्रुव तायल 30 है, श्रीराम पाटीदार 31 है, शोभित धाकड़ 32 है, हेमंत पाटीदार 33 है, पीयूष शर्मा 38 है, करीना परमार 39 है, प्रदीप पाटीदार 43 है, आशुतोष पाटीदार 45 है, निमेश कुमार 46 है, उज्जवल पाटीदार 57 है, प्रियंका पालीवाल 63 है, रौनक धाकड़ 65 है, गरिश्मा दोषी 69 है, जय देशमुख 70 है, धीरज बामने 74 है, हर्ष 85 है, अमिताभ निगम 91 है, वेदांत कोटले 100 है और मात बोरा 101 है, अमीषा चौधरी 102 है, भरत वैश्य 104 है। इसके साथ ही 464 बच्चे सिलेक्ट हुए। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है 464 सिलेक्शन के साथ हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन का रिकॉर्ड वापिस से जेएमए का है। सच बोला जाए तो ये है कि बहुत सारी शिकायतें तुम्हारी बैच से थी, बहुत सारी नादानियां तुम लोगों ने की, बहुत सारी नादानियों के साथ तुमने गलतियां भी बहुत सारी की और कई बार मुझे गुस्सा दिलाया, बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाया तुम। कई बार तुम्हारी बैच से बहुत ज्यादा गुस्सा भी हुआ, एक बार तो तुम्हारी बैच भी सस्पेंड किया था मैंने। सारा गलतियां किया, सब कुछ किया, लेकिन कहते हैं अंत भला सो सब भला, है ना। बहुत अच्छा रिजल्ट था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और इस परफॉर्मेंस मतलब जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट जब मैंने देखा, जैसे मैं तुम्हारे जूनियर की बैच को पढ़ा रहा था मॉर्निंग में इनकी क्लास और वहां से नीचे तुम लोगों ने देखा, जब मैं क्लास लेता फोन आया था तुम्हारा, स्टाफ ने फोन किया कि सर रिजल्ट आ गया है, देख लूं क्या। मगर रहने दे, मैं आऊंगा तो देखना, उसके पहले मत देखना। मुझे लगा स्टाफ मजाक कर रहा है, क्योंकि 27 को रिजल्ट आया। मगर एनआईटी कब से इतना सदोसा होगा कि नियम के पहले रिजल्ट देने लगा। पर देखो आज क्या है कि आज दिन 25 तारीख है, एकेडमी का लकी नंबर 7 है। कल हमने हनुमान जी से प्रार्थना करा था और मैं जब गया ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देखा। जब मैंने निमसेट का 2025 का मुझे पता था, 3 दिन पहले मालूम पड़ा गया था कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आर्यन की आएगी, क्योंकि 640 स्कोर थे और सारा पूरा कंपाइल करने के बाद। पर मैं हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया था तुम्हारी बैच में, इसलिए नहीं बोला था, लेकिन कल थोड़ा सा हिंट कर दिया था मैंने। तो सबसे पहले मैंने आर्यन सोलंकी का नंबर डाला और नंबर डालने के बाद जहां एंटर किया ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक था। उसमें सबसे बड़ी बात, टॉप 10 में 6 तुमने पेल दिया, रैंक दे दिया। रिजल्ट को ऐसा फाड़ा कि बाकी सब फटे रह गए। उन लोगों को ये माकूल जवाब मिला जो बहुत ज्यादा बयानबाजी करते थे कि लोग भूल जाते हैं। लोग भूल जाते हैं। यहाँ सिंह के बच्चे पलते हैं, और सिंह के जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ धारणा सीखते हैं, और धारणा मैंने सीखा।
मैंने तुम्हें एक लाइन बोली थी कि तादाद कितना हो, भीड़ कितना हो, फर्क नहीं पड़ता, तादाद कितनी फर्क नहीं पड़ता, बस साथ देने वाला दमदार होना चाहिए। तो तुम्हारी बैच की एक लाइन, जो लाइन पिछले 2-3 सालों के बाद मैं बोल रहा हूँ, 2021 की बैच में बोला था और उसके बाद फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये लाइन तुम्हारी बैच के लिए, तुम्हारी बैच के लिए लाइन की, लाखों होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं। लाखों होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं। सौर स्वाभिमान इतिहास की जरूरत है। एनआईटी को कल भी जेमी की जरूरत थी, एनआईटी को आज भी मैं एक एक करके अब सारे बच्चों को स्टेज में बुला रहा हूँ, तो उनको बिल्कुल देखना, ऊपर पंखा है, बस ध्यान रखना है, तो उनको अच्छे से स्वागत करते हुए तालियों के गड़गड़ाहट से बढ़िया लेके आना है ना, सारा लेके आना। तो एक मिनट बोलने दो रे। सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ जिसकी नीमसेट 2025 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, आर्यन सोलंकी। इसके बाद बुला रहा हूं मैं जिसके नीमसेट 2025 में ऑल इंडिया थर्ड रैंक है, अभय शर्मा। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके नीमसेट 2025 में ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक है, राधे मोहन पाटीदार। इसके बाद मैं बुला रहा हूं स्नेहा टोंग को जिसके नीमसेट 2025 में ऑल इंडिया, अरे एक मिनट भैया, रैंक तो अनाउंस करने दो, इसके बाद मैं बुला रहा हूं स्नेहा टोंग को जिसकी नीमसेट 2025 में ऑल इंडिया 6th रैंक है। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके नीमसेट 2025 में ऑल इंडिया 7th रैंक है, हिमांशु देवतपाल। अब इसके बाद जिसके नीमसेट 2025 में ऑल इंडिया 9th रैंक है, आर्यन पांडे, लेकिन ये यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन स्टूडेंट है, वाराणसी का है, तो ये अवार्ड सेरेमनी में आएगा क्योंकि ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चों ने दोनों ने मिलकर रिजल्ट को फोड़ा है। तो ये जो ऑल इंडिया 9th रैंक वाला बच्चा वाराणसी में है और एकेडमी से इसने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करा था और ये अवार्ड सेरेमनी में इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं। अगला मैं बुला रहा हूँ जिसके नीमसेट 2025 में ऑल इंडिया 12th रैंक है, अनुराग पटेल। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके नीमसेट 2025 में ऑल इंडिया 13th रैंक है, सुमित राठौर। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके नीमसेट 2025 में ऑल इंडिया 14th रैंक है, निखिल बैरागी।
इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 18th रैंक है, हिमांशु चौधरी। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 19th रैंक है, मनु शर्मा। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 22 रैंक है, विठल कुमार तेजरा। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 23 रैंक है, मनीष राठौर। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 26 रैंक है, खुशी गुप्ता। ये खुशी गुप्ता ऑनलाइन स्टूडेंट है, ऑनलाइन की स्टूडेंट है, होलकर कॉलेज की थी लेकिन अभी ये बैंगलोर में है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट है, ऑनलाइन इसने ज्वाइन करा है। तो अवार्ड सेरेमनी में इसको बुलाया जाएगा, अवार्ड सेरेमनी में ये आएगी। इसके बाद मैं बुला रहा हूँ निमसेट जिसकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 28 रैंक है, विवेक हेतवाल। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 29 रैंक है, प्रेम सागर प्रजापति। क्या स्वागत किया है इसका। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 13 है, ध्रुव तायल की। ये भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, ये ऑनलाइन में अवार्ड सेरेमनी में इससे मुलाकात होगी, इसके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 31 रैंक है, 31 रैंक है, श्रीराम पाटीदार। वहां जाए, अरे वहां उधर। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 32 रैंक है, शोभित धाकड़। तुम लोगों ने तो लाइन से पूरी रैंक फाड़ दिया यार हैं। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 33 रैंक है, हेमंत पाटीदार। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 38 रैंक है, पीयूष शर्मा। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 39 रैंक है, करीना परमार को। लेकिन ये अभी ये घर पे है, ये ऑफलाइन स्टूडेंट है, लेकिन इसकी तबीयत खराब थी तो एग्जाम के एक दिन पहले ही तबीयत खराब हो गई थी, अभी घर पे है, ये 1-2 दिन में एकेडमी आ जाएगी। तो इसके लिए जोरदार तालियां करीना परमार। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 43 रैंक है, प्रदीप पाटीदार। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 45 रैंक है, आशुतोष पाटीदार। तो आशुतोष पाटीदार जो ऑफलाइन स्टूडेंट है, अभी एकेडमी में आज एब्सेंट है, शायद ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए घर गया होगा, तो ये अभी नहीं है, ये अवार्ड सेरेमनी में सबका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 46 रैंक है, निमेश कुमार को। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 57 रैंक है, उज्जवल पाटीदार को।
इसके बाद मैं बुला रहा हूँ निमसेट 2025 में जिसकी ऑलरेडी 63 रैंक है, प्रियंका पालीवाल, लेकिन ये भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, ये रिपीटर है। एक्चुअली में तुम्हारी सीनियर थी, इसने रिपीट किया था और ऑनलाइन इसने ज्वाइन कर रखा था। और इसकी ये देवास की है, तो ये पिछले साल भी अपने यहाँ के स्टूडेंट थे, रिपीट किया इसका थी और इसकी रिपीट किया था, ऑलरेडी 63 रैंक लगी और ये ऑनलाइन स्टूडेंट है अभी, तो ऑनलाइन में इसने ज्वाइन कर रखा था। इसके बाद मैं बुला रहा हूँ जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 65 रैंक है, रौनक धाकड़ को। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 69 रैंक है, ग्रीष्मा दोषी। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 70 रैंक है, 70 रैंक है, जय देशमुख। इसके बाद बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 74 रैंक है, धीरज बामने, लेकिन ये भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, सनावत का है, पास में ही गांव है सनावत, अनावत वहां का है और ये अभी ऑनलाइन में है, तो ये अवार्ड सेरेमनी में आएगा, इसके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 85 रैंक है, हर्ष कुमार मेडवाल। हर्ष कुमार मेडवाल जो है 85 रैंक है, ये भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो ये सब अवार्ड सेरेमनी में मिलेंगे, इनके लिए जोरदार तालियां। इसके बाद अगली रैंक है अमिताभ निगम की, निमसेट 2025 में अमिताभ निगम की ऑल इंडिया 91 रैंक है, ये भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, जोरदार तालियां इसके लिए। अमिताभ निगर जो है ये मध्य प्रदेश से एक छोटा सा गांव है कटनी, वहां का रहने वाला है ये, और ये सब अभी अवार्ड सेरेमनी के दौरान आएंगे। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 100 रैंक है, वेदांत कोटले। इसके बाद मैं बुला रहा हूं जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 101 रैंक है, मान बोहरा को। नहीं है, ये अभी प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद मैं बुला रहा हूं अमीषा चौधरी को जिसकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 102 रैंक है। और इसके बाद लाइन्स रैंक है जैसे इसके बाद निमसेट 2025 में ऑल इंडिया जिसकी 104 रैंक है, भरत वैष्णव, ये भी ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो ये वाराणसी का है, शायद यूपी का ही है, तो अभी ये सब अवार्ड सेरेमनी में आएंगे ये लोग। तो आगे बहुत सारे रैंक रिजल्ट है, फिलहाल ये कि कहने का मतलब ये कि बड़ा ये भावुक क्षण है, बड़ा सेंटिमेंटल मोमेंट है। सबसे बड़ी बात ये कि कई बार जब लगता है कि माता पिता को लगता है कि जो बच्चे वीक रहते हैं, कमजोर रहते हैं, या जिनसे ऐसा लगता है कम आशा है, और वो बहुत बेहतर कर जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा ना कि ऐसा लग रहा था तुम्हारा बैच का रिजल्ट जिस ढंग से, क्योंकि पिछले 25 सालों का देखा जाए तो जिस लेवल पे मैंने खुद तुम्हें तुम्हारी बैच में कई बार बोला कि जिस लेवल पे मैंने मेहनत करा, जिस लेवल पे जितना मटेरियल हो सकता था डिजाइन करा, जितना मटेरियल हो सकता था डिलीवर करने की कोशिश करा, जितने इंपॉर्टेंट पेपर बना सकता था बनाया। फेज 14 को मैंने उस लेवल पे निकाल दिया कि निमसेट 2025 अगर त्रिची, चूंकि एग्जाम कंडक्टर त्रिची था, सभी ये कयास लगा रहे थे कि त्रिची एग्जाम कंडक्ट करा रहा तो पेपर बहुत टफ होगा, ये सब लोग दिमाग में था, और मेरे भी दिमाग में था कि त्रिची सबसे फर्स्ट नंबर का एनआईटी है तो मॉडरेट से ऊपर ही पेपर जाएगा। तो मैंने बहुत सारे फेस 14 के टफ पेपर बनाए, सारे टाइप की मटेरियल, शॉर्टकट ट्रिक्स, जितना तुम्हारा कर सकता था करा। लेकिन ऐसा कई बार लगा, कई बार मैं तुम्हारे बैच में गुस्सा भी हुआ, तुमने गुस्सा भी दिलाया मेरे को, है ना, और सारा कुछ हुआ, लेकिन तुम्हारी आज का जो रिजल्ट था, और जैसे निमसेट 2025 के रिजल्ट को तुमने फोड़ा है, सारी गलती माफ तुम लोगों की। सबसे बड़ी बात यह है कि
ये जो रिजल्ट था, सारा कुछ था, तो इसमें एक ये दिमाग में था कि रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये एक कयास लगा रहा था मैं कि पता नहीं टॉप 10 में कितने बच्चे आएंगे, परफॉर्मेंस क्या होगा। सबसे बड़ी बात तुम्हारी बैच का जो ये है कि अपने यहाँ इसके पहले 11 टाइम फर्स्ट टाइम तो आ चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे पिछले बार लग रहा था, उसके बाद तुम्हारी बैच को देख के लग रहा था कि 12वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देने का रिकॉर्ड कौन सी बैच बनाएगी, और 12वीं बार ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक देने का रिकॉर्ड तुम्हारी बैच ने बनाया। इसी के साथ साथ लगातार 19 टाइम्स हाईएस्ट नंबर सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड भी तुम्हारी बैच का है। तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के हिसाब से जैसा तुम्हारा मतलब एक्चुअली मैं जब से तुम्हारी बैच को 7 अक्टूबर से पढ़ाना चालू किया, फिर कई सारे ऑनलाइन वालों ने ज्वाइन करा, ऑनलाइन ऑफलाइन की साथ में क्लासेस चलती थी, सारा था। फिर कई बार तुम्हारे नंबर फ्लक्चुएट भी हो, उसके कारण मैंने कई सारे टेस्ट सीरीज भी डिजाइन करा, सब कुछ करा। कई बार मैंने बताया ना कि तुम्हारे बैच में नादानी अभी तुम लोगों ने करी है, उसके बाद सारा कुछ हुआ, लेकिन आज के रिजल्ट के बाद तुमने साबित कर दिखाया कि सर हम आपके ही बच्चे हैं। तुमने साबित कर दिया कि सर पुराने जितने बच्चों की कहानी आप सुनाते थे, चाहे वो 21 वाले हों, 19 वाले हों, 14 हो, 15 हो, किसी बच्चों से हम कम नहीं है, बल्कि हमने आपको वो जेम वापस आप बोलते थे कौन सी बैच रिटर्न करेगी, हमने जेम को वापस से रिटर्न उसी मोमेंट पे लाके खड़े कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम लोगों को इतना अच्छा रिजल्ट आया। दिल से मैं बता रहा हूँ कि वो बड़ा भावुक क्षण था जब मैं रिजल्ट देख रहा था, और फर्स्ट रैंक आई, फिर उसके बाद बाकी के रैंक आई, खोलता गया, रिजल्ट दिखते गया। और चूंकि तुम लोग थे नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में तुम लोग घर पे, आज तो रिजल्ट आना भी नहीं था, 27 को आना था, तुम्हारा तो रूटीन 5वीं क्लास थी। अब बच्चे, लेकिन वो ऊपर से जब शोर शराबा होने लगा, जूनियर भी थे, कुछ बच्चे आ गए थे, फिर सारे लोग आ गए, सारा कुछ था, और रिजल्ट जो तुमने फोड़ा है, फाड़ा है, तो आज के दिन सारी जो तुम्हारी गलतियां थी वो तो ठीक है, जो तो गलतियां क्या नादा नहीं किया उनके लिए तो बच्चे हैं, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तुम्हारे इस शानदार जानदार परफॉर्मेंस के लिए इतना जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट आया है, जो अनबीटेबल परफॉर्मेंस है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट है, जो अनबीटेबल है, और ऐसा रिजल्ट है कि जो ऐतिहासिक है, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। इस रिजल्ट को देखते हुए, तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखते हुए, तुम्हारा गुरु जितेंद्र मिश्रा सैल्यूट करता है। एक मिनट
ये जो रिजल्ट आया, कुछ बात मैं कहना चाहता हूं, और ये जूनियर भी यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ उनको भी, और जो ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, जो जूनियर हैं, सीनियर हैं, आने वाली बैच को है, खासकर वो सभी बच्चे जो अभी एमसीए को आगे रेगुलर करना चाहते हैं। तो मैं यही अभी तुम्हारी जो बैच में कुछ बातें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जैसे यहाँ पे कुछ जूनियर मौजूद हैं, ऑनलाइन में भी कई सारे जूनियर देख रहे होंगे, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो एमसीए की तैयारी कर रहे होंगे। ये इस बात का प्रमाण है सबसे बड़ा कि अनुशासन हमेशा जीतता है, अनुशासन कभी हारता नहीं है। और ये जो तुम्हारा रिजल्ट है, ये जो तुम्हारा कोई किसी ने 14 महीने मेहनत करा, किसी ने 10 महीने मेहनत करा, किसी ने 15 महीने मेरा, किसी को एकेडमी में 20 महीने हो गए। ये तुम्हारा जो 14-15 महीने या 20 महीने का जो तपस्या किया, जो तपस्या ध्रुव ने किया था, प्रहलाद ने किया था, उस तपस्या का परिणाम है ये रिजल्ट। ये अनुशासन में जब सुबह 7 बजे आते थे, 9 बजे रात यहाँ से जाते थे, न तुमने संडे देखा, ना मंडे देखा, ना धूप देखा, ना गर्मी देखा, ना बरसात देखा, दिन रात यहाँ मेहनत करते रहे। मैं भी इसी आशा में तुम्हारे साथ लगा रहा कि कुछ बेहतर होगा, कुछ बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा, सब कुछ आएगा। कई सारे लोग तुम्हारी इस मेहनत को क्रिटिसाइज भी करते थे, वो लोग जो इस मेहनत की वैल्यू नहीं समझ पाते थे, या जिनको ऐसा लगता था कि कहीं तुम गलती से सफल ना हो जाओ, तो ऐसे लोगों के मुंह में बहुत बड़ा तमाचा है ये कि मेहनत कभी नहीं हारती। जो अनुशासन में रह के व्यक्ति मेहनत करता है उसको सफलता निश्चित मिलती है, क्योंकि जब हम सत्य और धर्म के मार्ग में चलते हैं, अनुशासन के मार्ग में चलते हैं, तो साक्षात जो है भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ होते हैं। इसलिए कहा गया अकेडमी की थीम में कि जहां सत्य है वहां श्री कृष्ण है, और जहां श्री कृष्ण है वहां विजय है। तो सबसे बड़ी बात ये कि ये जो तुमने 14 से 15 घंटे पर डे जो मेहनत करा, दिन रात तुमने यहाँ मेहनत करा, कई सारे लोगों ने इस मेहनत को क्रिटिसाइज भी किया कि इतने मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। 6 बुक, जब तुम मैथ्स की 6 बुक करते थे, रीजनिंग की 4 बुक करते थे, कंप्यूटर की 2 बुक करते थे, इंग्लिश की 1 बुक करते थे, टोटल 10 बुक हो गए। 10 बुक का भी लोगों ने मजाक उड़ाया, ये कहने में आया कि इतने बुक करने की आवश्यकता नहीं थी। वो 6 बुक करा तो तुमने हर टाइप के पेपर का, इजी लेवल का, मॉडरेट लेवल के, टफ लेवल के सारे क्वेश्चन बुक से कर लिया। मैथ्स के सारे क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिया। आईटी जब मैं एडवांस के क्वेश्चन तुम्हें करा रहा था, मेंस के क्वेश्चन करा रहा था, तो भी कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि मेंस एडवांस की आवश्यकता नहीं है, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब तुमने मेंस का क्वेश्चन किया, आईटी एडवांस के क्वेश्चन किया, तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा ब्रेन इतना ज्यादा खुल गया, दिमाग इतना ज्यादा एक्सपांड हो गया, दिमाग का लेवल इतना ज्यादा खुल गया कि जब तुम्हारा निमसेट में जब तुम पेपर में बैठे तो क्वेश्चन तुम्हें आसान लगने लगे। जिस दिन तुम एग्जाम दे के आए थे, मैं उसी दिन बोल रहा था कि तुम्हें अब पेपर आसान लग रहा है, क्योंकि अपनी एकेडमी के सारे बच्चों को पेपर आसान लग रहा था। मैंने बोला तुम्हें पेपर आसान लग रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने में सभी लोगों को पेपर टफ लग रहा है, देखना रिजल्ट बेहतर आएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखो। और सबसे बड़ी बात ये कि तुम लोगों को फेस 14 का जो पेपर था, जो काफी टफ मैंने जानबूझ के डिजाइन किया था, जिसमें नंबर लाना बड़ा मुश्किल था, उसमें इजी, मॉडरेट, टफ का बैलेंसिंग था, और कई सारे पेपर बहुत टफ थे। और याद करो, एक पेपर था जो अकल्पनीय पेपर था 458, 458 पेपर वो पेपर कभी भूलेगा नहीं तुम्हें। और मैंने तुम्हें बोला था कि निमसेट के एग्जाम में जब बैठना है 2025 में, तो कभी पेपर टफ आ जाए तो अपने 458 को याद कर लेना, क्योंकि एनआईटी वाला कितना भी टफ पेपर बना ले, दुनिया के सारे एनआईटी मिलके, आईटी बॉम्बे मिलके पेपर टफ बना ले, लेकिन 458 से ज्यादा पेपर नहीं होगा। वो उस पेपर में मैथ्स टफ था, रीजनिंग आसान थी। अभी जो पेपर आया था उसमें मैथ्स टफ था, रीजनिंग आसान थी। तुम लोगों ने इस ढंग से पूरा जो फेज 14 की जो तैयारी करा, फेज 14 तुम्हारे 14 फेज के पेपर हुए, जो 400 प्लस फाइनल टेस्ट पेपर इमसेट में हुए, टोटल 1030 जो पेपर तुम्हारे पूरे डेली पेपर, वीकली पेपर, रिवीजन, कैप्सूल, फाइनल के माध्यम से किया सारे। सबसे बड़ा फायदा तुम लोग को ये शॉर्टकट ट्रिक्स जो मैं बता रहा था, वो जो शॉर्टकट ट्रिक्स है, सबसे बड़ी बात तो एक शॉर्टकट का क्वेश्चन जिसका लोग मजाक बनाने की कोशिश करे, तो वही आ गया। और सबसे बड़ी बात वो शॉर्टकट से हो गया सवाल, समझ में आ रहा है उसी तो मैं वही समझा रहा हूँ कि ऐसे लोगों को माकूल जवाब है जो उन बच्चों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे, मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने कहा कि जहाँ साक्षात हनुमान जी विराजमान है, उनका कोई बाल तक नहीं उखाड़ सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। ये साबित हो गया कि जहाँ सत्य है वहीं श्री कृष्ण, जहाँ श्री कृष्ण वहाँ विजय है, और विजय वहीं मिलती है जहाँ सत्य होता है, तो वहीं श्री कृष्ण होते हैं। और जे में ही सत्य है, जे में ही श्री कृष्ण निवास करते हैं। अब समय काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं एक करके जितने बच्चे हैं इंट्रोडक्शन अभी मैं करा रहा हूँ, बाकी का फिर अवार्ड सेरेमनी में डिटेल इंट्रोडक्शन सभी बच्चों को होगा। लेकिन अभी जितना समय अलाउ है, जितना समय मिल पा रहा, क्योंकि गर्ल्स को फिर जाना भी है, तो मैं फटाफट इंट्रोडक्शन कराते जा रहा हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आर्यन सोलंकी की, जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है।
मैं माइक दे रहा हूँ आर्यन की, और इसके निमसेट 2025 में ऑलरेडी फर्स्ट रैंक है। ये पूरा अपने व्यूज अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर करेगा। आर्यन। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श, आप सभी को वंदे मातरम। तो मैं कुछ अपनी जर्नी के बारे में आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। मैं तो बीटेक करने जा रहा था, तो मेरे भैया ने बताया कि जे में एक प्लेटफॉर्म है, उनके बहुत सारे दोस्त पड़े थे। तो यहाँ से मेरे भैया के बहुत सारे दोस्त त्रिची चले गए थे। मेरे भैया ने बोला कि बीटेक छोड़ और अभी तू बीसीए कर, फिर यहाँ से कोचिंग करके एमसीए की प्रिपरेशन कर। तो भैया की बात सुनी। भैया ने बोला कि एमसीए कर ले तो इससे तेरा अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फिर मैं सर के पास काउंसलिंग लेना है। सर ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तुमको मैथ्स क्वांटा वर्बल ये सब करना है। तो मैंने सोचा अब तो जे में ही आना है। तो मेरा फर्स्ट लेक्चर था 7 अक्टूबर 2023 को। तो फर्स्ट लेक्चर ही इतना ज़बरदस्त था, आते से ही सर की पूजा पाठ वो इतना इंस्पिरेशन कर गया कि छोड़ने का मन ही नहीं किया। और मैंने कभी भी सर की एक क्लास भी ब्रेक नहीं करी। सर के हर एक लेक्चर को ध्यान से सुनता था। सर जो बताते थे डॉट टू डॉट फॉलो करता था। और शुरू में डीटीआ होती थी, डीटीओ में मेरे इतने ज़्यादा नंबर नहीं आते थे, थोड़ा डीमोटिवेशन होता था। पर नहीं, मन को समझाता था कि नहीं अभी और आगे जाना है। तो धीरे धीरे मेहनत करता था डेली और इम्प्रूवमेंट करता था। वीकली बेसिस पे प्री एफटीआर भी होती थी, तो उसमें थोड़े अच्छे नंबर आ जाते थे क्योंकि पूरे वीक का इम्प्रूवमेंट मालूम पड़ जाता था। वो प्री एफटी ने बहुत हमको हेल्प करी यहाँ तक आने के लिए, क्योंकि हमारी जनवरी से चालू हो गई थी। तो पूरे साल भर प्री एफटी होते होते हफ्ते में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया हमारे इसमें। और फिर क्लासेस तो ब्रेक नहीं करी, क्योंकि क्लास ब्रेक कर देते तो वो सर का लेक्चर छूट जाता है, तो टेम्पो नहीं बनता हमारा। तो मैंने आज तक सर की कोई सी भी क्लास ब्रेक नहीं करी। जैसे दिवाली में सर ने इस बार ज़्यादा छुट्टी दे दी थी, तो घर चले गए थे। अब घर पे तो पढ़ाई मालूम है होती है नहीं। घर पे क्या 14 घंटे तो क्या 14 मिनट भी नहीं पढ़ा। पूरी पढ़ाई मेरी वापस से जीरो हो गई। फिर उस समय तो इतना भयंकर डिमोटिवेशन हुआ कि 2-3 महीने मुझे रैंक पिकअप करने में लग गए। आई नहीं 30-50 बाहर जा रही थी। मैंने सोचा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर सर ने जैसे ही 2025 चालू हुआ, नए साल को पूजा अर्चना कराई, हनुमान जी से आशीर्वाद दिलाया कि बोले मेहनत करते जाओ, बस फल की चिंता मत करो। तो मैं मेहनत करते गया और फिर एफटीआई चालू हो गई। तो एफटी में भी सर ने फेस 14 हमारे लिए बनाया था, जो कि बहुत ही लाजवाब था। पहले तो उसे इजी, मॉडरेट, टफ तीनों लेवल थे उसमें। सर ने पहले इजी बनाया, फिर मॉडरेट, फिर आखिरी में टफ दे दिए निमसेट को ध्यान में रखते हुए। तो सर ने NIT त्रिची को ध्यान में रख के हमारा 458 भी कराया था। जस्ट एक संडे पहले कराया था। तो उससे पूरा फियर ही मिट गया कि टफ भी आएगा तो कितना आएगा, मतलब ज़्यादा भी टफ आएगा तो बियर कर लेंगे। उसमें भी थोड़े अच्छे नंबर आ गए थे, तो कॉन्फिडेंस अच्छा था उस हफ्ते। और सर ने एक पेपर कराया था फेस 14 का फ्राइडे को, उसमें भी मेरे सेम नंबर थे और सारे सेक्शन में भी सेम ही नंबर थे। वही का वही ऐसा लग रहा, वही का वही छप गया पूरा रिजल्ट में। पेपर देखते से इतनी ज़्यादा घबराहट तो नहीं, ऐसा लगा सिंपल आया है बहुत, बस कर दो। मैंने तो इतनी ज़्यादा टेंशन ली नहीं पेपर की, बस हनुमान जी का नाम लिया और करना चालू कर दिया। और जैसे जैसे बीता मैथ्स, फिर सर ने रीजनिंग की आरटीआई बहुत सारी करा दी थी, जिससे हमारे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। रीजनिंग में बहुत अच्छा खासा स्कोर हो गया। फिर कंप्यूटर की डीटीएस मिली थी जो मैंने पूरी कर ली थी। और इंग्लिश में भी सर ने बोला था आखिरी में कि अच्छे से ध्यान देना, इंग्लिश बहुत आपकी रैंक लाने में मदद करेगा। तो इंग्लिश पे भी मैंने ध्यान दिया, तो 400 वाले पोर्शन में अच्छे नंबर आ गए और मैथ्स में भी अच्छे आ गए और ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ गई। इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी मुझे कभी, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतने कम नंबर पे मिल जाएगी। मैंने तो टॉप 10 में भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। फिर आज जस्ट रिजल्ट आया, थोड़ी देर तो सदमे में रहा कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक मेरी है। क्योंकि अगर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक नहीं आई तो ऐसा लगा था सर तो मतलब सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस बार हमारे लिए। तो मतलब ऐसा लगेगा कि हम आउटपुट नहीं दे पाए वो, तो मेहनत तो हमने पूरी की थी, बस आउटपुट वो तो रिजल्ट के माध्यम से आपको दिख ही रहा है। टॉप 10 और टॉप 20 सबने फोड़ दिया है।
सब जे में भाइयों बहनों ने अच्छी खासी मेहनत करी और रिजल्टों को भी पूरा फोड़ दिया है। और सर ने इस बार हमारी बैच के लिए बहुत मेहनत करी है। सर ने DT भी चालू कराई, बहुत एडवांस क्लासेस आखिरी में लेने लग गए थे, जेई मेन से एडवांस की। तो बाहर वालों को ऐसा लगता था कि क्यों इतने एडवांस करा रहे हो, निमसेट तो बहुत आसान है। और फिर 2025 में तो उनको पता ही पड़ गया कि कैसा आया था। हमारे सभी जेएमए वालों को तो पेपर आसान लगा, बाहर वालों को बहुत टफ लग रहा था। तो जेएमए का तो रिजल्ट सामने ही है। और सर ने एडवांस क्लासेस ली थी, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारी शॉर्टकट्स बताई, जो कि शॉर्टकट्स अप्लाई करके बहुत जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाते थे। तो अटेम्प्ट भी अच्छे गए और एक्यूरेसी मेंटेन रही थोड़ी आखिरी में एफटीआर जो हुई थी उससे। और फेज 14 तो बहुत बेहतरीन सर ने बनाया था NIT त्रिची को ध्यान में रखते ही, ताकि जो NIT त्रिची टफ से टफ पेपर भी बनाए तो कितना, और आसान पेपर भी सर ने बहुत सारे करा दिए थे, जिससे कि अटेम्प्ट अगर आपके कम भी होते हैं, वो अटेम्प्ट जैसे टफ पेपर में कम होते हैं, तो सर ने आसान पेपर भी कराए कि अगर आसान आ गया तो अटेम्प्ट आने चाहिए, नंबर अच्छे स्कोर होने चाहिए। तो सर ने सारे लेवल मेंटेन किए। तो वही आके उसकी का रिजल्ट है हमारा 2025 का। और मैं जूनियर से ये कहना चाहूँगा कि जेएमए एक सिस्टम है, सर ने पूरा सेट करके रखा है, बस एक बार घुस गए सर को फॉलो करते जाओ, जो करा रहे सर आंख बंद करके फॉलो कर लो, तो आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। रैंक बिना खाली हाथ रैंक का जाओगे ही नहीं आप। और जूनियर्स को ये कहना चाहूँगी, अच्छी खासी मेहनत करो, सर को 2026 में भी बेस्ट रिजल्ट दो। 2025 का तो हो ही गया है, अब 2026 में भी बस जूनियर से ये उम्मीद है कि रिजल्टों को बरकरार रखे, जेएमए का नाम रोशन करे वो भी। आप सभी को वंदे मातरम। सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ें ध्यान रखना। तुम अभी इसने बताया कि फ्राइडे को जो टेस्ट हुआ था, तुम लोग को मैंने जो फ्राइडे के मतलब एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले जो टेस्ट हुआ था फ्राइडे को, शायद 655 नंबर था टेस्ट, समझ। और फ्राइडे के टेस्ट में जो आर्यन सोलंकी के जो मार्क्स थे, और मैथ्स वाले सेक्शन में जितने मार्क्स थे वही मार्क्स इसमें निमसेट 2025 में बताना रह गया था, जिसने खुद ही उसने अपने मुँह से बताया कि जो मार्क्स थे मैथ्स में सेम मार्क्स तुम्हारे निमसेट 2025 के पेपर में आए, रीजनिंग में, मैथ्स में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में, इवन स्कोर भी सेम था। इससे बड़ी बात और क्या हो गई। तो सबसे बड़ी बात इसलिए मैंने बताया कि हर पेपर इंपॉर्टेंट है, हर पेपर का एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और सबसे पेपर में तुम्हें स्कैनिंग अलॉटमेंट सबका फायदा मिला। अब मैं अगला जो मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ अभय शर्मा की, जिसके निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 3rd रैंक है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। तो मेरे निमसेट में 633 मार्क्स है। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरी 3rd रैंक लग जाएगी। बस सर ने जो इतना साथ दिया, मतलब इतना मोटिवेट करके रखा, पूरे पेपर आखिरी लास्ट में इतने पास कर ले, माइक पास कर ले। लास्ट में इतने पेपर फ्लक्चुएट होते थे, पर मतलब बस एक ही मोटिवेशन था कि बहुत सारे पेपर अच्छे भी गए हैं तो एक और मतलब कमबैक हो जाएगा। तो वही ये पेपर था। इसमें उसके पहले 2-3 पेपर बहुत बेकार भी गए, नीचे काउंसलिंग में एक बार डांट भी पड़ी थी नंबर के लिए। तो और जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने कोई IIT JEE की कोई प्रिपरेशन नहीं की, बहुत बेसिक में भी बहुत लैग करता था मैं, पर वो सर ने बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाया तो सब कवर हो गया। मतलब मेरे 10th में अगर मैं बताऊँ तो 59% है, फिर 12th में 71% है। तो मतलब बहुत स्कूल भी नहीं गया मैं 10th से लेकर 12th तक, मतलब लॉकडाउन था पूरा, तो घर पे ही जो था सो था। तो बहुत बेसिक में तो बहुत दिक्कत थी, कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं था, पर वो जो सर हर एक चैप्टर को बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक ले गए, इतने सारे पेपर, ये फेज 14 के पेपर्स इतने सारे, और जो माइंडसेट था मेन पेपर में मेरा, मतलब माइंडसेट जो स्ट्रांग था ना, उसके कारण बहुत हेल्प हुई। मतलब जैसे ऐसा लग रहा था कि पेपर पूरा बिगड़ गया, 15 मिनट तक तो ऐसा लगा कि 7-8 क्वेश्चन हुए और टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने, मतलब जबकि वो फर्स्ट राउंड के क्वेश्चन थे। तो मैं बहुत घबरा गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा
शांति से मैंने बोला कि ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है, अभी कर लूँगा। उसके बाद फिर आराम आराम से किया, मतलब थोड़ा सा फोकस ज़्यादा और अच्छे से सब कुछ ध्यान में रख के किया। तो अटेम्प्ट भी पूरे 44 हो गए थे, पर गलत थोड़े ज़्यादा हो गए प्रेशर में। बाकी ऐसा पेपर में तो ये था। और रीजनिंग में तो वो जो आखिरी में बहुत सारे लगातार डेली पेपर हो रहे थे, मतलब पहले ऑफलाइन होते थे तो थोड़ा सा दिक्कत होती थी। फिर सर को बोले कि सर ऑनलाइन में हाथ नहीं चलता, तो ऑनलाइन आप वो आरटी करवा दीजिए रीजनिंग की। तो फिर सर ने ऑनलाइन रीजनिंग की आरटी करवाई, उससे बहुत हेल्प मिली, मतलब अटेम्प्ट बढ़ने लगे, स्पीड अच्छी होने लगी, एक्यूरेसी बढ़ने लगी। हमारा रिजल्ट में तो भगवान ने बहुत साथ दिया, मतलब हम सब इतना फ्लक्चुएट हो जाते थे ऊपर नीचे, पर भगवान ने बहुत साथ दिया, सर ने बहुत साथ दिया, सर ने बहुत मेहनत की। ऐसे बोल के नहीं बता सकता कि सर, मतलब वो दिखता था कि सर बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, और नंबर मेरे कम हो जाते थे, बाकी लोगों के भी थोड़े थोड़े कम हो जाते, तो लगता था यार सर दुखी हो जाएंगे, इतना हिट होता था वो। पर अब वो कैसे कम, मतलब पढ़ भी रहे पर वो कुछ हो जाता था पता नहीं, पर फिर भी सर ने बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ा, लास्ट तक सर पूरा मोटिवेट करके रखे। बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हुई, पर सर ने पूरा साथ दिया। तो मैं जूनियर को यही बोलूँगा कि मतलब अच्छे से पढ़ना, अपना मतलब सर का हाथ पकड़ के रखना, सर तो हाथ नहीं छोड़ेंगे, बस सर का हाथ पकड़ के रखना और अच्छे से करना, जो भी रिजल्ट तुम्हारा भी अच्छा आएगा, सर तुम्हारे साथ भी है। सेम पेपर हमारे मतलब प्री कैप्सूल टेस्ट भी हुआ था, वो भी बहुत अच्छा था, और उसमें भी बहुत टफ क्वेश्चन थे, मतलब उसमें तो मेरे 15-20 सही भी हो जाए मैथ्स में तो बहुत दिक्कत हो जाती थी पेपर में। बाकी इस बार टफ पेपर थोड़ा। तो टफ पेपर ने बहुत हेल्प की, बहुत सारे टेस्ट पेपर इजी भी हुए, पर टफ में थोड़ा सा माइंडसेट बहुत बिखरने लगता है, तो वो टफ पेपर। और फिर उसके बाद सर आके बताते भी थे कि आज तुमको ये करना चाहिए था, ये करना, ऐसा करते तो ये। बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर में सर ने स्कैनिंग बताई, वो सब हिट होती थी। मतलब बहुत सारे पेपर में मैंने अच्छा नहीं किया, पर एनालिसिस में सारी चीज़ें क्लियर कर लेता था। जैसे तुम्हारे भी पेपर बिगड़ते होंगे या कुछ भी शायद सॉल्व नहीं हो पाते होंगे उस टाइम पे, पर एनालिसिस बहुत अच्छे से करना। शायद मतलब मेरा तो पूरा पेपर मैंने कभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, पर एनालिसिस बहुत अच्छे से करके रखता था, सारे क्वेश्चन को समेट के रखता था कि अगली बार आए तो बन जाए। अगली बार मतलब छूटना नहीं चाहिए किसी हाल में, देख के डर नहीं लगना चाहिए किसी उसको करे हुए क्वेश्चन को। तो वो था। अब मैं अगला इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, जिसके नेम सेट 2025 में ऑल इंडिया 5th रैंक है, राधे मोहन पाटीदार। कहाँ हैं? तुम हर जगह हो। सर्वप्रथम माँ भगवती शारदे को नमन, गुरुदेव को शरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। ये जो मेरी IR5 आई है, ये सर के श्री चरणों में समर्पित करना चाहूँगा। बचपन से ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था, मतलब बिलो से भी बिलो आप कह सकते हैं। मैंने 6th क्लास के बाद अपना रिजल्ट मतलब यूँ मान लो आपको मैंने देखा भी नहीं होगा। 9th में मेरे 2 सब्जेक्ट मतलब SST और साइंस में सप्लीमेंट्री आ गई थी। 9th क्लास में किसके सप्लीमेंट्री आ जाती है बाप देखो। तो वो घर वाले जब फीस भरने गए तब उनको पता चला कि सप्लीमेंट्री आ गई है मेरे, और 2 दिन के बाद एग्जाम है सप्लीमेंट्री की। तो ऐसी हालत थी, जैसे तैसे 9th पास की, फिर 10th में गिर पड़ के 53% बने। फिर जिसके बाद 11th में ऐसे घर वालों को लगा तो मुझे कोटा भेज दिया, कुछ हो जाए मेरा तो, पर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। फिर लॉकडाउन लग गया तो मैं वापस मेरे शेर पाटन आ गया, जालरा पाटन। और फिर जिसके बाद 12th की एग्ज़ाम हो नहीं पाई कोविड के कारण मेरे, तो उसमें मतलब ऐसे ही धर्म में पास कर दिया, 63% बने, धर्म में भी 63% बने मेरे। फिर मतलब ऐसे मेरे भैया एक दिन ऐसे ही बैठे थे खाना खाते वक्त, उनको ऐसे ध्यान आया कि अब BCA कर ले, और फिर BCA के बाद MCA JA कोचिंग है, वो इंदौर से पढ़े हुए हैं। तो उनके काफ़ी सारे दोस्त NIT त्रिची में, तो उन्होंने एक दोस्त से इंट्रोडक्शन करवाया, बात करवाई मोबाइल पे, तो मुझे ठीक लगा। तो फिर हम अगले ही दिन बस में इधर JA में आ गए। तो JA के लिए आ गए, और मेरा तो मतलब फिक्स था, मुझे कुछ पता नहीं था क्या करना है, पर अब जहाँ रास्ता ले जा रहा है वहाँ चला गया। अब बाद में जो हुआ आप देख ही रहे हैं। फिर जिसके बाद इंदौर आ गए हम, और
यहीं इंदौर में ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर इसके बाद जेएमए में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। फिर बीसीए पढ़ता रहा, पर उसमें भी ऐसा हुआ कि बीसीए तो पढ़ी पर एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया। अब फेल तो हो गया, अब फेल की एटी की एग्ज़ाम हो गई, मैं उसमें भी फेल हो गया। तो मेरा एक सब्जेक्ट के कारण ईयर बैक लग गया, मतलब पूरे एक साल बीसीए फर्स्ट ईयर के बाद एक साल मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा। मतलब बीसीए की डिग्री आमतौर पर 3 साल की होती है, मेरी 4 साल की बीसीए की डिग्री है। मैं सीनियर्स के टाइम ले सकता था रैंक, अगर सब कुछ ठीक रहता रैंक क्या ले पाता। वो जो फेल हुआ वो शायद मेरा टर्निंग पॉइंट हो। वहाँ से फिर मैं मतलब फेल तो हो गया, फिर मेरे पापा ने प्रेशराइज किया। मुझे खुद को लगता था कि अब मेरा फेल तो हो गया, अब जेएमए क्या ज्वाइन करूँ, मेरे में क्या खूबियत है, तो कुछ क्या हो पाएगा। पर पापा ने फोर्स किया, तो फिर मैं 10 दिसंबर के आसपास तारीख थी, तो मैं मंगलवार का ही दिन था, हनुमान चालीसा चल रही थी उस दिन, तो मैं जेएमए में आया। मैंने मतलब ज़्यादा विचार नहीं किया, पापा ने बोल ही दिया था, तो मैंने फटाफट रसीद कटवा ली, जो वो होती है क्या बोलते हैं, मतलब फर्स्ट रसीद के भाई अगले साल अपने को आना है हिसाब से। तो मैंने जेएमए ज्वाइन कर ली। राजेश सर ने कहा कि सर से मिलना है, तो मैं डर के मारे मना कर दिया मैंने कि नहीं सर से मैं पहले बात हो चुकी है, अब नहीं मैं जा रहा हूँ। तो मैं मतलब वापस आ गया। फिर जैसे तैसे वो बीसीए में थोड़ा पढ़ा, कोडिंग वगैरह करी, तो भगवान की कृपा से उसमें मेरे अच्छे 9 पॉइंट बने। फिर एक साल के लिए बाद मतलब डिमोटिवेट हो गया था। मैंने घर वालों को भी नहीं बताया था पहली बार फेल होने में, पर फिर दूसरी बार भी फेल हुआ तब भी नहीं बताया। अब बिल्कुल मतलब एक ईयर बैक लगने वाला था, तो घर वालों को बताया। फिर घर वालों को मतलब अच्छा तो नहीं लगा, पर उन्होंने मुझे कुछ ऐसा डायरेक्ट कहा भी नहीं। फिर उन्होंने गाँव बुला लिया, तो उस हिसाब से हुआ। फिर बीसीए हुई और फिर जिसके बाद जेएमए 7 अक्टूबर ज्वाइन करा। पहले दिन थोड़ा अच्छा लगा, इंट्रोडक्शन लेक्चर था सर का, एकदम बारूद भरा जाए ऐसा, बिल्कुल व्यवस्थित, मजा आ गया। फिर जिसके बाद जेएमए ज्वाइन करी, अच्छे दिन निकलते गए, पढ़ता गया, मन नहीं लगा यहाँ पे, पर फिर भी अब घर वाले ने यहाँ रख ही दिया था, तो मैंने मानस भी बना लिया था कि अब छोड़ के तो नहीं जाऊँगा, भगोड़ा तो नहीं बनूंगा। तो मैं छोड़ के नहीं गया, और फिर 3-4 महीने के बाद एकदम कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगा, तो अच्छा लगने लगा, तो एकदम अपने आप के अंदर आत्मविश्वास जागृत हुआ। फिर पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। फिर जैसे अभी हमारी डीटी डब्ल्यूटी, उनमें इतने ज़्यादा खास मार्क्स नहीं आते थे, पर फिर भी मतलब अच्छा था, मुझे अंदर से अच्छा लग रहा था कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी जो हो रहा है बेहतरीन है। पर ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 5वीं रैंक आ जाएगी। आप सबके सामने से सर के साथ स्टेज पर ऐसे कुछ बोल पाऊंगा मैं, उसके लिए मैं सर के प्री एफटी से हमको काफ़ी फ़ायदा मिला। प्री एफटी से मतलब 7 दिन की मेहनत एकदम 7वें दिन संडे को पता चल जाती थी। सर का ये मतलब हमारे लिए निर्णय वरदान साबित हुआ। सर ने हमारी ही बैच से 7 जनवरी से प्री एफटी करवाना चालू किया था, तो वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट हुआ। हमारी बैच में सर ने काफ़ी सारा मटेरियल डिजाइन कर दिया, मतलब वो 25 साल की सारी मेहनत का और ज़्यादा मतलब इस साल किया। डीपीएस वगैरह क्या बोल, और प्री सीटी, आरटी, प्री एफटी, बहुत सारी चीज़ें सर ने तमाम डिज़ाइन की, और उन सब का काफ़ी बेनिफिट मिला। फिर जिसके बाद जैसे हमारी आरटी अप्रैल में चालू हुई, तो उसमें जितना भी बचा कुचा था और सारा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव से समेटा, पढ़ा उसको, और काफ़ी फ़ायदा मिला उससे। और फिर जिसके बाद हमारा मई महीना आ गया। मई महीने में भी हमारे एफटी चालू हो गई थी। सर ने 10, 12 और 13 फेज़ को ऐसे अल्टरनेट चालू किया था, तो उसको हमको बहुत फ़ायदा मिला। फेज़ 14 भी साथ में था, अल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन, कभी बीच में 2 पेपर हुए, पर फिर वो हमारे परफॉर्मेंस थोड़ी डामाडोल हुई, तो सर ने पढ़ाई करने का टाइम दिया था हमको, उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिला हमको। फिर जिसके बाद सर ने उस टाइम पे काफ़ी क्लास शीट भी डिज़ाइन की थी। सर ने एक 121 क्वेश्चन की शीट डिज़ाइन की थी, उससे मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आया, मतलब कि बात ही क्या, मतलब एकदम बेहतरीन। तो वो शीट काफ़ी बेहतरीन है। एक कोऑर्डिनेट की जो शीट है वो भी मतलब वो चाहे क्वेश्चन डायरेक्ट ना हो, पर वो जो कॉन्फिडेंस जो आता है ना उसको करने में, मतलब वो शीट कर लो खाली बस, फिर अगले जैसे ही पेपर में बैठो फिर फर्स्ट रैंक लगना, मतलब वो ऐसा लगता है बिल्कुल बारूद भरा जाता है। लोग कहते हैं कि इतने लेवल का कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, वो आता ही नहीं है, पर वो क्या समझे कॉन्फिडेंस का मतलब। वही सब सर ने हमको सब सिखाया, सर के मार्गदर्शन में। फिर जिसके बाद सर का जो 458 पेपर था, उसमें हमको ये मतलब फियर
मतलब फियर को कैसे बियर करना है वो सर ने हमको सिखाया कि भाई 458 मेरे ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे उसमें, पर मतलब सर ने जैसे तरीके से उसका एनालिसिस करवाया कि इसमें इतने मिनिमम कट ऑफ अपन कर लेते तो भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते थे। पर अगर मैथ्स का सेक्शन टफ आ जाए तो रीजनिंग उधर 400 वाला पोर्शन जो है वो काफ़ी बेहद आसान हो सकता है। ऐसा अपन होप रखेंगे तो अपने उस 400 वाले सेक्शन में थोड़ा सा इनपुट दे पाएंगे और अच्छा आउटपुट ले पाएंगे। तो ये सिखाए तो 458 काफ़ी बेहतरीन। और शुक्रवार के दिन भी फिर एक पेपर हुआ, जैसे हमारी एग्ज़ाम संडे को थी तो शुक्रवार को जो पेपर हुआ वो भी मतलब उसमें भी मेरे इतने खास मार्क्स नहीं आए थे, पर फिर भी एक मतलब कॉन्फिडेंस ऐसा लगने लगा कि अब ठीक है, अब जो भी है ऐसे अंत में ऐसे डिमोटिवेट होने से क्या फ़ायदा, मतलब जो हो रहा भगवान के प्रसाद समझ के स्वीकार करो। फिर करा 400 उसका फ्राइडे के दिन का पेपर हुआ तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन फिर जो सैटरडे का पेपर हुआ तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस उसमें भरा गया और अच्छा लगने लगा। मतलब उसमें मार्क्स भी थोड़े अच्छे आए पर वो थोड़ा सिंपल था, पर फिर भी मार्क्स अच्छे आए तो एक मन में एक संतोष की भावना पैदा हुई कि मतलब ठीक है अब अच्छा है, आगे कर लेंगे, कल ही पेपर है अपना, आखिरी पेपर था वो मेरा अब हम सबका, तो उसमें अच्छा हुआ। और फिर जिसके बाद संडे को था तो संडे को सर का सुबह जो मोटिवेशन लेक्चर हुआ सर ने सारा समझाया कैसे कैब में जाना है आना है, और जो सर का मोटिवेशन था कि भाई कैसे मतलब अगर पेपर टफ आ जाए तो उसको कैसे बियर करना है, कैसे मतलब 458 को ध्यान में रखना है, रीजनिंग आसान हो सकती है, मैथ्स टफ आ जाए तो सारी चीज़ें हैं। और फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि फ्री फ्लो पेपर देता था, मतलब ऐसे कभी ऐसा नहीं लगा कि जो मार्क्स आ रहे हैं ठीक है, तो मतलब ऐसा मेरे मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा मानस था कि अपन तो क्या ही घबराएंगे मैथ्स के पेपर में, ठीक है। पर जब पेपर तो सर की वो बात मैंने उस दिन ऐसे मतलब सर ने जब अंत में रविवार के दिन ऐसे सुबह समझाया तो मेरे को थोड़ा सा ऐसे मैंने समझ लिया कि हाँ ठीक है कैसे इसको मैनेज करना है और मतलब घबराना नहीं है, पानी का सिप लेना है। तो ऐसे फिर पेपर में जब संडे के दिन गए हम तो मेरे 35 मिनट में खाली 17 ही क्वेश्चन हो पाए, तो एकदम मन में ऐसा असंतोष की भावना आने लगी। मुझे ऐसा लगा कि मैं माइनस तो त्रिची का बनाया था लेकिन मैं कहीं भोपाल तो नहीं पहुंच गया, तो एकदम ऐसा डामाडोल माहौल लगने लगा। पर फिर मैंने पानी का सिप लिया, जय बजरंगबली बोला, जय जय में बोला, तो मतलब एकदम अच्छा लगने लगा। फिर दिया तो पेपर, तो फिर अगले 35 में भले ही 17 हुए लेकिन बाद वाले 35 में 23 क्वेश्चन हो गए। मतलब ऐसा कभी आमतौर पर होता नहीं है पर ऐसा हुआ, तो वो काफ़ी अच्छा हुआ। फिर जो मैथ्स में 40 हो गए थे तो फिर ऐसा ही मतलब लगा नहीं कि अब ठीक है जितना हो गया उतना, क्योंकि यहाँ तो ऐसा धीरे धीरे सर ने ऐसा बना दिया था कि कहीं 48-50 कैसे अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें जो भी सही हो जाए वो ठीक है, पर वहाँ 40 हुए तो ठीक है। मतलब उसी माइंडसेट सर ने कहा कि टफ आ जाए तो उधर रीजनिंग वाला पोर्शन आसान रहेगा। फिर रीजनिंग में करने लगे तो भी मेरे कभी मतलब इतना खास रीजनिंग मतलब मार्क्स नहीं आए, पर वो रीजनिंग सर की जो आरटियाँ हुई उन आरटी के माध्यम से उतनी प्रैक्टिस हो गई थी पता भी नहीं चला, और रीजनिंग में स्कोर भी हो गया, तो रीजनिंग में भी अच्छा हो गया। पर मेरी कंप्यूटर वीक थी तो थोड़ा सा कंप्यूटर में डामाडोला, लेकिन जो भगवान ने जो रिजल्ट दिया है उसका बहुत बहुत शुक्रिया सर के आशीर्वाद से और जेएमए के डिसिप्लिन से जो मेरा रिजल्ट आया है वो बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जेएमए भाई बहनों जो भी हो, आप मतलब आप भी खूब मेहनत करना, जो भी जूनियर, और बिल्कुल व्यवस्थित सर को एकदम डॉट टू डॉट फॉलो करना, और एक भी जो सर बात बताए एकदम अपना मतलब समर्पण हो जाना एकदम एकेडमी के लिए। मतलब थोड़ा सा भी अगर आपके मन में संदेह रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा अंत में। अभी आज मैं मतलब दिल से खुश हूँ, हमारे भाई आर्यन सोलंकी की जैसे फर्स्ट रैंक आई, मतलब बेहद मतलब एकदम अच्छी खुशी है मुझे। हमारे जो मॉनिटर है जैसे सिंधु भैया वगैरह, तो उन्होंने भी काफ़ी मदद करी, मतलब वो सब काम व्यवस्थित देख लेते थे। और जो जूनियर हमारे क्लास में राउंड लगाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जो बच्चे कॉलेज के साथ साथ पढ़ रहे हैं उनको एक घबराहट होती है, तो सबसे बड़ा ये रिजल्ट की सुंदरता सबसे बड़ी अपनी एकेडमी की है कि टॉप 10 में जो 6 स्टूडेंट है इनमें सारे के सारे बच्चे फाइनल ईयर वाले हैं, एक भी ड्रॉपर नहीं है, ध्यान रखना, सारे के सारे फाइनल ईयर में कॉलेज के साथ साथ किया। जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक वाला लड़का है आर्यन सोलंकी, वो भी कॉलेज के साथ साथ इसने पढ़ाई किया। 3rd रैंक वाला कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई किया। 5th रैंक वाला कॉलेज के साथ साथ पढ़ाई किया, फाइनल चल रहा था। 6th रैंक वाले कॉलेज के साथ साथ स्नेहा कॉलेज के साथ साथ किया। 7th रैंक वाले ने कॉलेज के साथ साथ किया। ये सारे जो भी टॉप 10 वाले बच्चे हैं, टॉप 20 टॉप 30 मेजोरिटी बच्चे सब कॉलेज के साथ साथ स्टडी किए। तो ऐसे बच्चे जो ऐसा सोचते हैं कि कॉलेज के साथ नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि टॉप 10 में जितने बच्चे हैं टॉप 20 टॉप 50 के अंदर मेजोरिटी बच्चे कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ टॉप किया। मतलब दोनों को बैलेंस करके ऑल इंडिया टॉप किया जा सकता है, ये भ्रम दिमाग से निकाल दें, फाइनल के साथ साथ किया। अब मैं बुला रहा हूँ
स्नेहा को, जिसकी निमसट 2025 में ऑल इंडिया 6th रैंक है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। पहले जो मेरी रैंक है मैं सर को डेडिकेट करना चाहूंगी। मैंने आज तक स्टेज पे कभी नहीं बोला है और कभी सोचा भी नहीं था बोलूंगी, और बोलूंगी भी तो जेएमए के स्टेज पे बोलूंगी, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। मेरा कोई गोल नहीं था कि मुझे क्या करना है, पर मेरी मामा थे, वो मुझे बोले करते थे कि बीसीए कर ले। मैंने बीसीए का नाम भी नहीं सुना था, वो मुझे बोलते थे बीसीए से एमसीए होगा उसके बाद, तो वो कर लेना। मैंने कहा आप क्या कुछ भी करवा दोगे, मुझे नहीं करना। मैंने उनको मना कर दिया था। फिर उन्होंने मुझे जेएमए के बारे में बताया, तो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे साथ ज्वाइन करने वाली थी, तो काउंसलिंग में भी हम लोग साथ में आए थे फ्रेंड्स। तो जैसे सर ने काउंसलिंग में समझाया, मैंने घर जाके घर वालों को बताया कि सर ने ऐसे ऐसे बोला है, ऐसा होगा। सर ने इतना डरा दिया था, तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि तू अच्छी जगह जा रही है। फिर मैंने 7 अक्टूबर को जेएमए ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो सर का इंट्रोडक्शन लेक्चर था, फर्स्ट लेक्चर में ही सर ने इतना मोटिवेट कर दिया था कि ऐसा लगा था कर तो लेंगे, पर ये नहीं पता था इतना अच्छा हो जाएगा। जो भी किया है सर ने किया है। सर ने जो डिसिप्लिन में हम लोगों को रखा है, हमारी बेच ने बहुत गलतियां की है, पर उसके बावजूद भी सर ने हमारे सर पे से हाथ नहीं उठाया। और सर ने जो फेस 14 डिजाइन किया था, वो तो निमसेट का जो पेपर था वो तो उसके आसपास भी नहीं भटका। मतलब फेस 14 बहुत हाई लेवल का पेपर था, जिसका 458, मतलब हम लोग को देख के डर लगा था। उसको खोलते से ही पता ही नहीं पड़ रहा था कौन सा क्वेश्चन ट्राई करें हम लोग। शुरू में उसमें भी बहुत डर लगा, फिर धीरे धीरे 10-15 क्वेश्चन हो गए, फिर कुछ हो ही नहीं पाया। फिर जो फ्राइडे वाला पेपर हुआ था, वो भी बहुत टफ पेपर सर ने डिजाइन किया था, पर इतना टफ देने के बाद निमसेट का जो पेपर था वो बहुत इजी लग रहा था, पर उसमें भी कुछ नहीं हुआ हम लोग से। शुरू के 30 मिनट में तो पता ही नहीं पड़ा, 10-15 क्वेश्चन हुए, उसके बाद सब कुछ ब्लैंक हो गया। फिर सर ने बताया था कि पानी का सिप लेना, बजरंगबली का नाम लिया, और अब जो कुछ भी है बस बजरंगबली सर और माँ शारदे के उससे है। और पहले तो रीजनिंग में कुछ हो नहीं पाता था, 20 क्वेश्चन हो जाते तो तब तक ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा हो रहा है, 20 क्वेश्चन में खुश हो जाते थे। पर जैसे सर ने आरटी करवाई, आरटी से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता हुआ, ऑफलाइन आरटी में तो अच्छे नंबर आ जाते थे। फिर शुरू में ऑनलाइन आरटी करवाई सर ने, तो ऑनलाइन में कम नंबर आते थे, फिर धीरे धीरे ऑनलाइन में भी बढ़ने लगे नंबर। तो कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर मैथ्स से कम भी हुआ तो रीजनिंग से कैसे ना कैसे कवर कर लेंगे। फिर बाद में सर ने मोटिवेशन लेक्चर दिए। लास्ट के दिनों ने हम लोगों ने कुछ गलतियां भी की, फिर भी उसके बाद भी सर ने हमको बहुत मोटिवेट किया। और जो संडे वाला लेक्चर था वो तो मतलब गेम चेंजर था। सर ने हमको इतना मोटिवेट किया था कि कैसे जाना है, कैसे करना है, सब कुछ का ध्यान रखा था सर ने हमारा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आके कुछ बोल पाऊंगी। लास्ट में मैं जूनियर को यही बोलूंगी कि सर को फॉलो करना और रिजल्ट हमसे भी डबल लेके आना आप लोग। वंदे मातरम। अब मैं बुला रहा हूँ जिसकी निमसेट 2025 में ऑल इंडिया 7th रैंक है, हिमांशु देवतवाल को। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन, गुरुदेव को चरण स्पर्श और आप सभी को वंदे मातरम। पहली बात तो ये कि मैं पहली बार स्टेज पर चढ़ा हूँ और शायद तक मैंने आज तक ऐसा कोई अचीवमेंट भी हासिल नहीं करा कि मैं कुछ बोल पाऊँ। पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं इंदौर के पास में एक शहर शाजापुर से हूँ। जैसे कि सब 12th करते हैं तो कुछ ना कुछ सोचते हैं कि जेई करेंगे वगैरह। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने कि बस 12th हो गई, बस 12th ही आखिरी होता है। मुझे लगा 12th के बाद कुछ करना ही नहीं होता। फिर उसके बाद कॉलेज लेने की बारी आई तो बस मेरी कॉलोनी के बाहर जो कॉलेज था मैंने वही ले लिया कि जो भी है बस इसी कॉलेज में कर लेंगे। फिर मेरे भैया ने 3 साल का ड्रॉप लिया था, वो भी जेएमए से पढ़े हुए। उन्होंने कोरोना के वक्त पर अस्पताल में नौकरी करी थी, हॉस्पिटल में। उन्होंने हॉस्पिटल में वर्क करा था। फिर उसके बाद उन्होंने जेएमए ज्वाइन करी थी।
अब 3 साल का पढ़ाई से ब्रेक लेने के बाद उन्होंने जेएमए से ही 2024 में ऑल इंडिया रैंक 45 हासिल करी। जब मैंने उन्हें देखा कि इतने साल का ब्रेक लेने के बावजूद अगर वो 45 कर सकते हैं तो फिर मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। और जब पहली बार वो जब जेएमए आए थे 2022 में उन्होंने ज्वाइन करी थी, जब वो दिवाली की छुट्टियों पे आए थे, जब उन्होंने चेंज देखा घर वालों ने, तो उन्होंने कहा कि इसको भी इसी में डालेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों एक ही जगह पे जाएंगे और कम से कम सुधरेंगे तो सही। तो बस ऐसे मैं जेएमए पहुंचा और जेएमए पहुंचने पर शुरू में तो रैंक वैंक तो क्या थी, जब जनवरी में मेरी 57 रैंक लगी थी पहली बार, तो मैं इतना खुश हो गया कि आसपास जितने दोस्त थे सबको पार्टी दे दी मैंने। साथ ही में मेरा भाई कुणाल जो मेरे साथ में जिसने पूरी जर्नी करी है मेरे साथ में, सॉरी क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, शायद तक जेएमए में जितने मैंने टेस्ट दिए इंग्लिश के भी और जितने भी एफटी दी, मेरे 4-5 नंबर से ज्यादा इंग्लिश में नहीं आए। थोड़ी इंग्लिश थोड़ी वीक है। और मेरा भाई है कुणाल, वो उसने मेरा सफ़र देखा है, उसने मेरा साथ में जब भी मैं बीमार पड़ा एक दिन की भी उसने छुट्टी नहीं होने दी। और जितने भी मेरे दोस्त हैं साथ के, वैसे दोस्ती का यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत सारे मतलब गलत भी होती है, पर अगर सही दोस्त मिल जाए तो आपको इस स्टेज तक पहुंचा सकती है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो एफटीआर हमने दिए और जो सर ने उनको डिज़ाइन करा, अगर उसका 1% भी नहीं जितनी मेहनत सर ने करी है। अगर सर ने 1000 करी है तो उसका 0.01% है। और जैसे कि मेरी रैंक सर ने बताई है 7th रैंक, आप सभी को तो पता है कि 7th रैंक शायद तक फर्स्ट रैंक में इतनी खुशी ना होती जितनी 7th रैंक में। सुबह भी मैं बाहर था, एकेडमी के बाहर ही था, मतलब दोस्तों के साथ था। जितने भी हम थे, जैसे उन्हें पता लगा कि मेरी 7th रैंक लगी, उन्होंने किसी ने भी अपनी रैंक भी चेक नहीं करी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस उन्हें इतनी खुशी थी कि एकेडमी की ईंट बन गए हम, जैसे कि सर ने बोला था। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई तो करी है हमने, थोड़ी सी नादानियाँ भी करी है सबके साथ मिलके। सर ने माफ़ भी करा, आखिरी तक माफ़ करते आए सर, पर आखिरी में जो भी होता है सब अच्छा होता है, जैसे कि सर ने बोला। और आज हम इस मुकाम पे है कि सब भाइयों ने अच्छा करा। और जैसे कि आखिरी की जो आरटीआर थी, मेरी रीजनिंग में तो बहुत बेकार हालत थी शुरू से, कि 20-25 हो जाते थे तो बहुत थे, लेकिन लास्ट की जो आरटीआर थी उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करा और साथ ही मेरे स्कोर में भी इंक्रीज आया, अटेम्प्ट भी बढ़े। और जब मैंने एग्ज़ाम दी तो मैथ के आखिरी में मैं समझ गया था कि शायद तक मैथ तो मेरा बिगड़ चुका है, तो मैंने आखिरी के 5 मिनट सिर्फ मेरे दिमाग को समझाने में लगाया कि अब तू रीजनिंग कर ले। क्योंकि मेरे एकेडमी में हर बार यही होता था कि पोर्शन बिगड़ता मैथ का, तो उसके साथ साथ सारा पोर्शन सर ने समझाया था कि अगर मैथ टफ आ जाए तो खुद को आखिरी में यही समझाना है कि रीजनिंग अच्छे से संभाल लेना, आगे का पोर्शन आसान हो सकता है। बस मैंने खुद को वही संभाला और रीजनिंग पे ध्यान दिया, और आज वो नंबर भी आए हैं, जो रीजनिंग की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। और बस इस रैंक का क्रेडिट मैं सर को, मेरे माता पिता, मेरा भाई और मेरे दोस्तों को देना चाहता हूँ।
और जूनियर से उम्मीद मेरी यही है कि वो हमसे भी ज़्यादा रिजल्ट देंगे और मुझे भरोसा है तुम पर। देखो अभी समय कम है, गर्ल्स को भी जाना है, लेट हो रहा है, तो बाकी सारे बच्चों का इंट्रोडक्शन, ये सब अवार्ड सेरेमनी में सारे बच्चे मिलेंगे, सभी के इंट्रोडक्शन में कराऊंगा। और जूनियर का तो क्लास के अंदर बहुत बार कराऊंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी अवार्ड सेरेमनी के दौरान देखने को मिलेंगे इंट्रोडक्शन सारा। बस लास्ट में कुछ मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू से जो सफ़र तय हुआ था, किसी ने, मैंने बताया 15 महीने की कोचिंग, किसी ने 14 महीने, किसी ने 20 महीने की कोचिंग करी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए, पर ये है, मैंने शुरू में बताया था कि अंत तक टिकने वाला ही जीतता है। हमेशा जीत उसी की होती है। जब तुम लोग एग्जाम देने संडे को जा रहे थे तो माँ भवानी से, माँ भगवती शारदे से मैं यही प्रार्थना कर रहा था, और ये सारे बच्चे यही मनोभाव लेके गए थे कि तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी। सारे बच्चे माँ भगवती शारदे की आराधना करते हुए बोले कि तुम निश्चिंत रहो महलों में। ये महल ही है माँ भवानी का, कि तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, अब दुनिया देखेगी जे में तलवारों का पानी। इस निमसेड का जो समर था, 2025 का जो महासंग्राम था, उसमें एक योद्धा बन के गए। माँ भवानी को, माँ भगवती शारदे के चरणों में जो तुमने रिजल्ट समर्पित किया है, माँ भवानी ने जो आशीर्वाद दिया था, माँ भगवती शारदे ने आशीर्वाद दिया था, हनुमान जी महाराज के ऊपर हमें पूरा आशीर्वाद था। कल जब हनुमान चालीसा चल रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बोला था कि जो जो मनोभाव है सारे सच्चे दिल से उनको याद करो, और अगर तुम सच्चे दिल से याद करके अगर तुमने बेहतर मेहनत की है तो तुम्हें परिणाम मिलेगा। इसलिए मैं हनुमान चालीसा थोड़ा रोका बीच में, पहले मैंने तुम्हें समझाया, फिर बोला, और मैंने बोला था कि सच्चे दिल से की हुई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। जो हनुमान जी महाराज अगर भगवान राम के कार्य को, अधूरा कार्य को संपूर्ण किया, तो हम जैसे तुच्छ लोगों की कार्य को कैसे संपन्न नहीं करेंगे। और हुआ वही, उनका साक्षात आशीर्वाद था, रिजल्ट फट पड़ा और बहुत बेहतर हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि नादानियाँ हो जाती है बच्चों से, तो तुमने कई बार तुम्हारे मार्क्स कम भी आए। मुझे ऐसा लगा मैं जितनी मेहनत तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तुम उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, फिर भी मुझे बिलीव था, भरोसा था कि लास्ट तक मैं टिके रहूँ, कि तुम्हें टिके रहना है और लास्ट तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और मुझे ये मोमेंट भी अंदर से मालूम था कि मोमेंट वापस रिटर्न लेके आओगे, क्योंकि मैं ऐसा मान ही नहीं सकता था कि इतनी मेहनत करने के बाद, और तुमने भी इतनी मेहनत करा, मैंने इतना मेहनत करा, भगवान निराश करेंगे। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती शारदे का जो साक्षात 25 सालों से आशीर्वाद था, और उन्होंने एकेडमिक इलाज रखी, बहुत अच्छा रिजल्ट था, सारे बच्चे सफल हुए। उन 464 बच्चे हैं, 464 बच्चे जो आज NIT में पहुंच रहे हैं, उन सभी के लिए सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा, युग कोई भी हो जाए, कैसा भी युग हो, चाहे हम हाईटेक युग में चले जाएं, जीवन में सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो लगातार, सतत, निरंतर, लगातार मेहनत करता है। मैंने इसीलिए तुम लोग के बैच में समझाया था, युग कोई भी हो, जीतेगा हमेशा। कछुआ खरगोश कभी नहीं जीत सकता। कछुए में प्रवृत्ति होती है कि सतत, निरंतर, लगातार वो अपने मार्ग में चलता रहता है, और जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो गिव अप नहीं करता। इनमें से किसी बच्चे ने गिव अप नहीं किया, इसलिए सारे स्टेज में हैं। कुछ बच्चे इसमें ऑनलाइन वाले हैं, जो ऑनलाइन में अलग अलग शहरों से ज्वाइन कर रखे हैं, वो तो अवार्ड सेरेमनी मेले में। कुछ बच्चे आज उपस्थित इसलिए नहीं हो पाए कि कोई बीमार था, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए परमिशन लेके गए थे, या किसी की एग्जाम वगैरह चल रही थी। तो ये सारे बच्चे जो जीते, उसका सबसे बड़ा कारण था मेहनत। तो ये जो जूनियर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, उनको मैं ये बोलूंगा कि अभी आज ये जो सेलिब्रेशन माहौल कितना अच्छा, कितना सुखद एहसास हो रहा है। आज मैं किसी को नाचने से रोक रहा हूँ, न डांस करने से रोक रहा हूँ, कोई जलेबी डांस कर रहा है, कोई खुजली डांस कर रहा है, कोई एंजॉयमेंट कर रहा है। सुबह से तुमने पूरी बिल्डिंग हिला रखा है, ऐसा लग रहा था बिल्डिंग गिर जाएगी। आज बारिश, चूंकि आज बारिश का टाइम था तो बाहर सेलिब्रेशन हो नहीं पाया, इसका थोड़ा मुझे मलाल था। हर बार बाहर होता तो खुल के अपन करते हैं, लेकिन को बारिश आ रही थी, जा रही थी, बारिश का टाइम था, पर तुमने कोई कमी पेशी छोड़ी नहीं है, और सब बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, सारा कुछ रहा। सबसे बड़ी बात यह कि उन लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब है जो बोलते हैं अनुशासन में रहकर सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। जो लोग बोलते थे कि सुबह से रात तक पढ़ना मूर्खता है, जो लोग बोलते थे कि ये क्या तरीका है कि सुबह से शाम तक 13-14 घंटे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या होगा, 6 बुक सॉल्व करने से क्या होगा, 10 बुक सॉल्व करने से क्या होगा, ये शॉर्टकट ट्रिक्स काम नहीं आएंगी, IT मेंस एडवांस काम नहीं आएगा, पेपर इतना टफ था कि इतनी बड़ी मेहनत काम आई, पूरे रिजल्ट को फाड़ दिया। और जो लोग ऐसा बोलते थे वो खुद फट गए। तो
तुम्हारी बैच को जो अब सबको पता अपनी एकेडमी की थीम जो है थीम है कि अपने राष्ट्र को एक ऐसे शीर्ष पे देखना जो कहीं भी कभी था। राष्ट्र हमारा शीर्ष था, विश्वगुरु था, उस पद पे पहुंचाना हमारा संकल्प है, हमारा ध्येय है। बस ठीक वैसी हो कि जैसे तुमने दीपावली, जैसे बच्चे ने बताया कि कोई दीपावली में कई सारे बच्चे घर नहीं गए, यहीं थे, पूरा मेहनत करा, सारे त्योहार यहीं मनाए। ठीक उसी प्रकार जब भगवान राम को जब शिक्षा प्राप्त करने के लिए राजा दशरथ अपने दिल पे पत्थर रखे, क्योंकि वो राजमहल में पले बड़े थे, तो दिल में पत्थर रख के जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ने गए और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचते हैं तो राजा दशरथ अपना तलवार, अपना मुकुट आश्रम के बाहर रख देते हैं, क्योंकि मैं आश्रम में जा रहा हूँ अपने पुत्र को शिक्षा प्रदान करने के लिए, तो मैं यहाँ राजा नहीं हूँ, मैं तो याचक की भूमिका में हूँ। भगवान राम को, लक्ष्मण को, भरत शत्रुघ्न को जब सौंपते हैं, उनके आंखों से अश्रुधारा बहती है, माँ कौशल्या की आंखों से अश्रुधारा बहती है कि इतने सुख सुविधा में हमारे बच्चे पले बड़े हैं, ये गुरुकुल में कैसे निप पाएंगे, कैसे ये गोबर से आसन लिपेंगे, कैसे भिक्षा मांग लेंगे, कैसे भोजन बनाएंगे, कैसे ये अपना जीवन यापन करेंगे। लेकिन अपने दिल में पत्थर रख के अश्रुधारा बह रही थी, अपने बच्चों को छोड़ के आए। गुरु वशिष्ठ ने शर्त रखी कि शिक्षा संपूर्ण होने के बाद ही मैं तुम्हें इनको सौंपूंगा, उसके बीच में तुम्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। गुरु वशिष्ठ के ऐसे वचन सुन के बड़ा दुखी हुए राजा दशरथ की, ऐसे कैसे गुरु हैं, कितने कठोर गुरु हैं कि माता पिता से भी बच्चों को नहीं मिलने देते हैं, कोई छुट्टियां नहीं दे रहे हैं बीच में, कि त्योहार में छुट्टी नहीं दे रहे हैं, ऐसे कैसे गुरु हैं। और माँ कौशल्या को लगा कि मैं तो माता हूँ, मैं अपने बच्चे से जो 1 मिनट के लिए दूर नहीं हुई और मैं कैसे इतने महीने दूर रह पाऊंगी। लेकिन उन्होंने कठोरता दिखाई कि मैं पुत्रों से आपको, अब जब इन पुत्रों को शिक्षा कम संपूर्ण हो जाएगी तभी मिलने दूंगा। उनकी इस कठोरता से राजा दशरथ, माँ कौशल्या, सुमित्रा, केकई बड़े दुखी थे। लेकिन 14 वर्ष पहले जब गए थे तो नाम साधारण बालक था, लौटे तो राम थे। तो वो तो बस यही जो शिक्षा विद्या धन करने आए थे, तुम्हारे माता पिता यहाँ छोड़ के गए थे, तो कोशिश ये था कि बच्चों को उस भूमिका में रखूं। तो आज आए थे सब लोग खाली हाथ, ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा रहा, हनुमान जी महाराज का, खाली हाथ कोई नहीं जा रहा है। आप सब राम बन के लौट रहे हो और राम बन के अपने घर में प्रवेश करते हो। अब हमारे को भारत को प्रकाशित करना है, ऊंचाइयों में पहुंचाना है, तो तुम्हारी बैच के लिए 4 लाइन बोलूंगा और इसके फिर इस कार्यक्रम का समापन करना है, क्योंकि गर्ल्स का भी लेट हो रहे हैं, बॉयज को भी अब जाना है और रिजल्ट का मुझे कंपाइल भी करना है। कल सभी को अपने बता दूंगा किस टाइम में आना है। तो तुम्हारे बैच के लिए 4 लाइन है जो तुम लोग डिजर्व करते हो और तुम्हारे कि कुरुक्षेत्र का कड़कड़ मारो रक्तांजलि का प्यासा है। कुरुक्षेत्र, ये पूरा संसार तुम्हारा कुरुक्षेत्र के समान है और तुम्हें मैं तैयार कर चुका हूँ। ये तो हमारा गेटवे है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। अभी हम एंटर हुए, हमारे को रैंक मिली है, हम कॉलेज में जाएंगे और भारत के लिए हम बेहतर सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, एविएशन हो, रोबोटिक्स हो। भारत को जितना शीर्ष में पहुंचाने की, विश्वगुरु बनाने की जो परिकल्पना आचार्य चाणक्य ने की थी, तो अलेक्जेंडर को यहाँ पे घुटने टेकना पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, जो एक बालक जो भेड़ बकरियों को रास्ता दिखा रहा था। उन्होंने, आचार्य चाणक्य ने उसके अंदर इतनी क्षमता भर दी कि पूरा विश्व को रास्ता दिखाने लगा और विश्व फतह हासिल करने वाला अलेक्जेंडर को यहाँ वापस लौटना पड़ा। बाद में अशोका को उन्होंने तैयार करा, बिंबिसार को तैयार करा, गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम को तैयार करा। एक राम तैयार हो जाए तो पूरा समाज सुधर जाता है। बस उसी राम की कल्पना में मैं लगा हुआ हूँ, ताकि भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु सुखदेव जैसे बच्चे यहाँ से निकलें और देश के को ऊंचाइयों पे ले जाने पर अपना योगदान निभाएं। तो उनको मैंने तैयार कर दिया है। तो तुम्हारा ये गेटवे है, फाइनल डेस्टिनेशन है। तुम जो भी NIT में जाओगे वहाँ अपने राष्ट्र, अपने वतन के उत्थान के लिए काम करोगे। तो ये पूरा संसार, कुरुक्षेत्र का कण कण मानो रक्तांजलि का प्यासा है। हल्दी घाटी माटी को फिर बलिदानों की आशा है। अरे ऋषि अगस्त की संतानें हम महासिंधु पी जाएंगे और महाक्रांति के समर उठे तो सिंहासन थर्राएंगे। अरे दिनकर की तरनाई जागो, सारा देश जगाना है और दानव दुष्ट दरिंदों का अब नाम निशान मिटाना है। अंधकार का वक्ष चीर कर सूरज नया उगाना है और प्राण रहे न रहे तन पे, पर भारत देश बचाना है।
चलो सभी को वंदे मातरम। आज के आनंद की